सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये बेसिकली पूरा जो यूनिट है, ये 12 नंबर का यूनिट है, 12 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसको लगभग 5-6 वीडियोस में मैं कवर अप कराऊंगा और आपको पूरी चीजें बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे चलती है और कैसे बनती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? बेसिकली सबसे पहले डिमांड क्या होती है? तो डिमांड की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक्स हैं, डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली 11th में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि सर डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। तो बात करें अगर डिमांड की, तो डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो कि एक इंसान खरीदना चाह रहा है और उसकी एबिलिटी भी है खरीदने की, मतलब विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है खरीदने की, एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित प्राइस पर, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे सर। ठीक है, अ पर्टिकुलर पर्सन, ध्यान रखना इस चीज को। एग्रीगेट डिमांड, ये तो हो गई सिंपल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? तो एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड में होता क्या है कि हमने पढ़ के आए कि हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, कौन कौन से 4 सेक्टर्स? सबसे पहला है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे फर्म, 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। ये चारों सेक्टर्स अब एग्रीगेट डिमांड में कैसे काम आएंगे? सो टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द 4 सेक्टर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय at a particular period of time at a particular price is known as aggregate demand. aggregate demand क्या होती है? चारों सेक्टर्स मिलकर कितना डिमांड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। ठीक, तो समझ आया दोनों के बीच में डिफरेंस, डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्या होता है? एक इंडिविजुअल क्या चाह रहा है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि पूरे चारों सेक्टर्स की क्या मांग है, क्या डिमांड है, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। अब बेटा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड। हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, सेम इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड दो अलग अलग चीजें हैं। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में जितने लोग हैं उनकी डिमांड, सिर्फ हाउस होल्ड की मार्केट डिमांड। जब चारों सेक्टर्स की बात करोगे एग्रीगेट डिमांड। तो एक बार वापस से रिवाइज करो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all the 4 sectors are willing and able to buy at a particular period of time at a particular price is known as aggregate demand. ये समझ आया? आगे पढ़ते हैं। अब सर एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं सर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या क्या चीजों से मिलकर बनती है एग्रीगेट डिमांड? तो 4 चीजों से, क्योंकि 4 सेक्टर्स हैं तो 4 चीजों से मिलकर बनेगी। सबसे पहला हाउस होल्ड जो पैसा खर्च करता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही डायरेक्ट हो। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड। मतलब वो सारा पैसा जो कि हाउस होल्ड खर्च कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि डिनोट होता है सी से। ठीक, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो आप इसको, जो कि डिनोट होता है सी से। फर्म क्या बोल, फर्म जो पैसा खर्च करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो सारे खर्चे जो कि फर्म कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो कैसे डिनोट होता है? आय से। गवर्नमेंट जो सारे पैसा खर्च कर रही है उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि डिनोट होता है कैपिटल जी से। सारा पैसा खर्च करने का मतलब क्या है सर? कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करे किस चीज पे? किसी चीज को खरीदने के लिए।
जो पैसा खर्च कर रही है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो डिनोट होता है सी से, आई से और जी से। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे बनता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस एन। ठीक है, जितने हमने एक्सपोर्ट करा है वो प्लस जितना इंपोर्ट करा है वो आपस में हम उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। इट कैन बी इन माइनस, इट कैन बी इन प्लस, ऑफ कोर्स सी बात है, नॉर्मल सा टॉपिक। सो एग्रीगेट डिमांड किन चार चीजों से मिलकर बनता है सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो समझ आया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब क्योंकि हम 12th में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है? C प्लस आई हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड क्या है? C प्लस आई। ठीक, अब ये C प्लस आई क्या है सर? वो सारा पैसा जो कि हाउस होल्ड खर्च कर रहा है प्लस वो सारा पैसा जो कि फर्म खर्च कर रही है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी कंट्री की क्या निकल जाएगी? एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब सर यहां तक तो आपने बता दिया, अब इसमें से सवाल क्या बन गया? तो सवाल इसमें से नहीं आएगा आपको, इसमें से आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में, बट बेसिकली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहां से बन के आएगा? क्वेश्चन बन के आएगा फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या टॉपिक है सर, ये कैसे निकलते हैं? तो उसके लिए मैं अलग से पूरा वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, कि ये कैसे निकल के आएंगे। सो ये वाला टॉपिक होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस। अब बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारी इनकम है। ठीक, अपन इसमें इसका एक शेड्यूल बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, और उस शेड्यूल और ग्राफ से आपको यहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के सबसे पहले अपन मान लेते हैं इनकम है, इनकम 0 है, 100 रुपए हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई एंड सो ऑन, बढ़ती चली गई 100 के अंतराल से। ये इनकम हो गई। फिर आते हैं कंजप्शन और फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको क्या क्या बोलते हैं अपन? इनकम को बोलते हैं वाई, कंजप्शन को बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं आई। तो एग्रीगेट डिमांड अगर चाहिए है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई होता है। इसको आप ऐड कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कंजप्शन की। तो कंजप्शन की जब हम बात कर रहे थे तो अपन मान लेते हैं कि 0 पे हम कंजप्शन कर रहे थे 80 का, जब 100 पे आए तो हमने कर दिया 120 का, जब 200 पे आए तो 200 का ही कंजप्शन करने लगे, 300 पे आए तो 280 का कंजप्शन करने लगे, फिर 400 पे आए तो 360 का कंजप्शन करने लगे, 500 पे आए तो 440 का कंजप्शन करने लगे। इस टाइप से हम कंज्यूम कर रहे थे। इट कैन बी अ इमेजिनरी फिगर, कुछ भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं ऑटोनॉमस थी, तो अगर शुरू में 20 है तो बाद में भी 20 होगी। अभी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कंजप्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में समझाऊंगा। ठीक, इसको ऐड कर लो, 80 प्लस 20 100, 120 प्लस 20 140, then 20 plus 20 220, then 300, then 380 and then last 460। ये हो गया मेरा क्या? एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। अब आते हैं कर्व पर। तो एक सिंपल सा कर्व बना लेंगे। ये हो गया क्या? इन्वेस्टमेंट कर्व आई। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, सॉरी ठीक, ये हो गया मेरा आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कर्व। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज हमारे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। की 0 पे भी 20 का खर्चा हो रहा था, 100 पे आएंगे तो भी 20 का होगा, 200 पे आएंगे तो भी 20 का होगा, 500 चले जाएंगे तो भी हम 20 रुपए का खर्च कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रहे थे। कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन कर्व इस टाइप से बनेगा, इसको हम मान लेते हैं सी, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा।
और एडी कर्व जो है वो कंजप्शन कर्व के ऊपर बनेगा, ये हो जाएगा मेरा एडी कर्व, ठीक है। तो इस टाइप से कोई कर्व बनेगा। अब ये शेड्यूल और कर्व को देखते हुए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जिसमें से सवाल बन के आते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है आपको भैया उसमें? सबसे पहला अगर हम बात करें तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। सबसे पहला टॉपिक ही सर हमें ये दिख रहा है कि AD जो है वो किस किस का टोटल है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का टोटल है। सर AD कर्व जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का टोटल, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड AD, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड AD इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इसके बराबर होगा ये हमेशा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज AD, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सेकंड बात करें कंजप्शन कर्व की, तो कंजप्शन कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम y axis, sorry x axis, ये हमारा x axis, y axis, यार अब ये देख लेना है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो कंजप्शन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम x axis, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा x axis से स्टार्ट होगा। क्या ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा, ये समझने वाली बात है। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। कंजप्शन कभी भी जीरो क्यों नहीं होता है सर? जबकि इनकम तो जीरो है, जब मैं कुछ पैसा ही नहीं कमा रहा हूं तो मैं खर्च कैसे कर रहा हूं? ये तो इम्पॉसिबल टॉपिक हो गया। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा? भले ही आप किसी से उधार लेकर खर्च कर रहे हो, लेकिन आप खर्च करोगे। एज ए स्टूडेंट आप पैसा कमाने जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे हो। आपके फादर पैसा कमा के लेकर आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो यू आर कंज्यूमिंग समथिंग। आप खाना खा रहे हो, आपकी जो कुछ तो बेसिक नेसेसिटी है ना आपकी, आप खाना खा रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो, आप शेल्टर में रह रहे हो। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है। तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो द पीपल्स आर स्पेंडिंग देयर मनी इन देयर बेसिक नेसेसिटी। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ हमारा कंजप्शन हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। और ये 80 रुपए कहाँ से आए होंगे सर? ये उधार लेकर आए होंगे, डिस सेविंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये डिस सेविंग से आए हो भले, लेकिन आए तो थे। सो दिस इज नोन एज कंजप्शन कर्व, ठीक है। तो कंजप्शन कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? वो हमेशा ये वाले एक्सिस से स्टार्ट होगा, वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, भले ही आपकी इनकम जीरो हो तब भी, ठीक है सर। ये हो गया। थर्ड, इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है? इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है सर? इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी it is parallel to y axis. Why it is parallel to y axis? Because investment कर्व जो होता है वो y axis के इसलिए पैरेलल है क्योंकि हमने टोटली, भले हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रखा है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर द इनकम इंक्रीजेस बट इन्वेस्टमेंट डू नॉट इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होता है, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के। क्यों एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल? बिकॉज ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में आता है। फिर बात करते हैं फोर्थ, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि डिफाइन होता है C बार, छोटा वाला C और उसके ऊपर बार से। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इनकम क्या है? जीरो लेवल है, बट देन आल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ कंजप्शन, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। तो फुली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एडी कर्व कैसा है? C प्लस I। एडी कर्व कैसा है या एडी कैसा है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर है वो, ठीक है। देन कंजप्शन कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होता है सर? कंजप्शन कर्व हमेशा y एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये कभी भी जीरो से स्टार्ट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर कि ये जीरो से स्टार्ट हो, बिकॉज भले ही इनकम जीरो हो, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता।
इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है सर, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। पैरेलल क्यों होता है ये एक्स एक्सिस के, क्योंकि भले ही जीरो इनकम हो या इनकम 500 हो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने क्या कर रखी है, स्टैग्नेट कर रखी है, बराबर कर रखी है। और लास्ट वाला पांचवा वाला पॉइंट, कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसा है, कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसा है, कंजप्शन कर्व का स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग है बेटा, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है कंजप्शन कर्व, क्योंकि एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन विल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है मेरा कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। अब ये क्यों होता है सर, इट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। मैं 10,000 कमा रहा था तो 10,000 के हिसाब से खर्च कर रहा था, अब मैं 1 लाख कमाऊंगा तो 1 लाख के हिसाब से खर्च करूंगा। दिस इज द बेसिक ह्यूमन नेचर, ठीक है। सो दिस इज होल योर एग्रीगेट डिमांड टॉपिक। होपफुली ये समझ आया होगा। मैं एक बार और वापस से रिपीट करा दे रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर, वो सारी टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि चारों सेक्टर्स मिलाकर खरीदना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। ये चारों सेक्टर जो पैसा खर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये उनके नापने के तरीके हैं, ठीक है। इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, एडी निकल के आएगा। लेकिन हम कितने सेक्टर मॉडल यूज करते हैं, 2 सेक्टर मॉडल यूज करते हैं। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, हाउस होल्ड और फर्म लेंगे, हम गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ आया। दूसरा हमने समझा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं एडी के। तो सर हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे एडी के। सबसे पहला, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी किसके बराबर होता है, एडी हमेशा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, क्योंकि हम ये इसके फॉर्मूले से ही पढ़ के, मतलब उसकी डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला डिराइव करके लाए। दूसरा, कंजप्शन कर्व हमेशा वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है, कंजप्शन कर्व हमेशा वाई एक्सिस से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकती है, वहां पे कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर इंसान जो कि पैसा नहीं भी कमाता उसकी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है जो पैदा होते से ही उसको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि होती है रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फिर इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या मान के रखा है, स्टैग्नेट मान के रखा है, फिक्स मान के रखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान के रखा है। फिर ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन इज अ एरिया बिटवीन जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड फर्स्ट कंजप्शन। इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि डिराइव होता है सी बार से। और कंजप्शन कर्व कैसा होता है सर, कंजप्शन कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों होती है अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ने लगेगा। समझ आया। ये कर्व तो समझ आ ही गए होंगे कि सर कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन आई की बना देनी है, उसके ऊपर से एक सी बना देना और उसके ऊपर से एडी बना देना है, ठीक। ये तो हो गया मेरा कर्व। सर ये सारे टॉपिक्स का क्या, तो बेटा ये सारे जो भी मैंने नंबर्स लिख रखे हैं ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं, आप आपके मन से भी यूज कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हो, सारे इन्वेस्टमेंट को छोड़ दे, ये जो पहले था वही आखिरी तक रहे, बाकी सब बढ़ते क्रम में आएंगे तो एडी ऑटोमेटिकली आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो समझ आया। क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, क्वेश्चन आएंगे इनके ऊपर। कंजप्शन कर्व भैया वाई से क्यों स्टार्ट होता है बताओ, क्या रीजन है इसका, 3 नंबर में दे दिए तो आपको लिखना पड़ेगा क्या रीजन है। फिर ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है ये समझा दो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये समझा दो, इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ये बताओ, कंजप्शन कर्व किस शेप का होता है ये बताओ, एडी सी प्लस आई क्यों ले रहे हैं हम, बाकी के क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ही नहीं, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको बन के आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एग्रीगेट डिमांड समझे, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये कैसे काम करते हैं, ये जो कर्व है ये इस टाइप से क्यों। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया हो। इसके बाद एक और मिलता जुलता टॉपिक था एग्रीगेट सप्लाई का, मैं कोशिश करूंगा कि यही वाली वीडियो में उसको आगे ऐड कर दूं, अगर नहीं होता है तो उसकी अलग एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। बड़ा टॉपिक है, बड़ा यूनिट है, पूरा 3 चैप्टर का यूनिट है, अच्छा खासा बड़ा है ना, समय लगेगा पूरा यूनिट खत्म होने में, लगभग 6-7 वीडियोस लग जाएंगी बेटा बड़ी बड़ी। सो बहुत ध्यान से पढ़ना, 12 नंबर का यूनिट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, आप जो भी बुक्स रेफर करते हो उस बुक्स को एक बार गो थ्रू करके देखो और अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक्स। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।